जाए। वकालत भी उन्होंने खूब की थी, लगातार इसके लिए काफी समय से प्रयास भी कर रहे थे, जिसके चलते पार्टी ने मौसम पर भरोसा जताकर उन्हें बालाघाट विधानसभा सीट का प्रत्याशी घोषित किया। और इसी पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। श्याम सूर्यवंशी बालाघाट से हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम, हम अभी बात कर रहे थे मौसम की। हम सभी जानते हैं कि मौसम जो है उनका नाम शुरू से ही चर्चा में बना हुआ था। उनके जो पिता है यानी कि गौरी शंकर, गौरी भाऊ जिनका नाम जाना जाता है, शुरू से ही उनका जिक्र कर रहे थे। अब जब सीट मिल गई है और अगर हम बात करें तो महिलाओं को काफी ज्यादा सपोर्ट भी करती रही है मौसम। जी, बालाघाट में एक अच्छी महिला उम्मीदवार अगर भारतीय जनता पार्टी ने दिया है तो मौसम हरिनखेड़े ने दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत यह भी है कि गौरी भाव पहले परिवारवाद के खिलाफ थे, कई बार मंचों से बोलते थे, लेकिन जब अब स्वयं की बेटी मैदान में उतरी है उस समय अब परिवारवाद को लेकर वो शांत दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं बालाघाट जिले के जो मतदाता हैं वो भी इस बात पर ध्यान जरूर देंगे कि जब दूसरा परिवार से उतरता है तो परिवारवाद कहा जाता है, लेकिन जब घर की बेटी या बेटा उतरता है तो परिवारवाद की बात वो नेता करते नहीं दिखाई देते हैं। देखिए, परिवारवाद की जहां पर बात आ रही है श्याम, तो जिस तरह से मौसम को यहां पर जरूर प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन अगर हम इंदौर की बात करते हैं तो इंदौर में आकाश विजयवर्गीय का टिकट कटा भी है, यानी कि पार्टी ने बैलेंस जो है वो बरकरार रखा है। कहीं पर परिवारवाद को बढ़ावा दिया है तो कहीं पर उसे बैलेंस करने के लिए किसी परिवार के किसी सदस्य का टिकट काट भी दिया है। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि बालाघाट जिले में कद्दावर नेता के रूप में गौरी शंकर बिसेन जी को जाना जाता है और लंबी पारी भी खेला है उन्होंने। यहाँ पर 7 बार के विधायक रहे हैं, 2 बार के सांसद रहे हैं। उपलब्धि की बात की जाए तो उनका जो व्यवहार है वो उपलब्धि है, लेकिन अगर विकास कार्यों की बात करें तो आज भी ओवरब्रिज का इंतजार यहाँ के लोग कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं या उद्योगों की बात कर रहे हैं, शुगर मिल की बात करें, और भी तमाम बहुत सारी घोषणाएं थी जो जिन्होंने उस मुद्दे को लेकर पूरा जीवन अपना राजनीति में बिताया, लेकिन उस चीज को करके नहीं दिखाया और अब वो रिटायरमेंट ले लिए यह भी कह सकते हैं, क्योंकि उनकी बेटी अब उनकी जगह चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं। अब जिन्होंने 7 बार के विधायक, 2 बार के सांसद रहने के बाद बालाघाट के विकास में कोई खास परिवर्तन नहीं दिखा पाए, ऐसे में बेटी पर कितना विश्वास करेगी मतदाता, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए, ये तो बात हो गई बालाघाट विधानसभा की। अब उसके बगल की ही सीट की बात कर लेते हैं, यानी कि वारासिवनी की अगर हम बात करते हैं तो प्रदीप जायसवाल का जो राजनीतिक सफर रहा है वो बखूबी हम सभी जानते हैं कि जनता से जुड़ा हुआ रहा है। भाजपा में प्रवेश का फायदा जो है टिकट के रूप में हासिल करने वाले विधायक प्रदीप जायसवाल का कितना फायदा होगा बीजेपी को, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हम सभी जिस तरीके से पार्टी में शामिल हुए थे प्रदीप जायसवाल, तब कवायद जो है वो लगातार तेज हो गई थी कि सीट तो कंफर्म इन्हीं को मिलेगी, और कुछ ऐसा ही हुआ भी। जी, क्योंकि वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र में अगर देखा जाए तो उनके मुकाबला कोई ऐसा चेहरा दिखाई नहीं देता जो उनको टक्कर देगा चुनाव में। यही कारण है कि वो चाहे बीजेपी से लड़े या कांग्रेस से लड़े या निर्दलीय लड़े, उनके जो मुकाबले में अगर कोई दूसरा चेहरा होना चाहिए था वो नहीं हो सकता। लेकिन एक कमी यहाँ पे ये दिखाई देती है, जो पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अंदरूनी तरीके से उनको मदद करते थे चुनाव में और उनको जीत दिलाते थे, अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो पीछे हट जाएंगे। और वहां पे जो विक्की पटेल जी को मिली है सीट, क्योंकि वो नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं पहले भी और उनकी छवि बहुत अच्छी है यहाँ पे, और कांग्रेस ने अच्छे प्रत्याशी को यहाँ पे उतारा है। तो अब देखना यह होगा कि यहाँ के जो मतदाता हैं वो कांग्रेस के साथ कितने जाते हैं, गुड्डा के साथ जाते हैं या बीजेपी के साथ जाते हैं। बीजेपी के साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं आज भी दिल से उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। आपने यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात छेड़ी है, वो उस बात को मैं आगे और बढ़ाना चाहूंगी कि जिस तरीके से हम शुरू में देखते थे कि विक्की पटेल और प्रदीप जायसवाल दोनों ही आपस में भाई भाई की तरह रहते थे। एक वक्त था जब आगे एक साथ दोनों चला करते थे, और आज एक ऐसा समय आ गया है कि दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन गए। इवन हम कह सकते हैं कि घोर प्रतिद्वंदी बन चुके हैं। जी, पर दोनों में अंतर एक चीज तो जरूर दिखाई देती है, क्योंकि जिस समय वो दोनों साथ चला करते थे उस समय भी कांग्रेस की बात हुआ करती थी। उसके बाद एक समय आया जब प्रदीप जायसवाल जी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, फिर भी वो विक्की पटेल जो होते हैं वो कांग्रेस के साथ दिखाई देते हैं। अब बात तो बिल्कुल विपक्ष की आ चुकी है, क्योंकि अब प्रदीप जायसवाल जी जो है
वो बीजेपी से आ गए हैं और अब कांग्रेस में हैं विकी पटेल जी। तो कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो अपने तरीके से दोनों खेलेंगे। अब देखना यह है कि मतदाता किसके साथ जाते हैं। बिल्कुल, तो हम ये कह सकते हैं कि वर्ष 95 में पहली बार युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तब से लेकर अभी तक का जो राजनीतिक सफर रहा है वो भी उतार चढ़ाव से भरा रहा है। अगर हम बात करें उनका, तो जनता जो है वो जनता बखूबी जानती है कि क्षेत्र में विकास कार्य तो हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें अभी भी शायद हैं जिनका आप जिक्र अभी कर रहे थे, जिनकी वजह से स्थिति जो है वो 50-50 की भी हो सकती है। क्योंकि जब तक, जैसा कि क्रिकेट में होता है, जब तक लास्ट बॉल ना डाली जाए तब तक पता नहीं चलता कि कौन जीतेगा। तो ऐसी स्थिति क्या वाराणसी में बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है, इसलिए क्योंकि हम बताते हैं जो बुद्धिजीवी वर्ग कहा जाता है, जो शासकीय कर्मचारी कहा जाता है, कहीं ना कहीं गुड्डा जायसवाल जी के काम से जितने उनके कार्यकर्ता खुश रहते हैं उतने ही नाखुश कर्मचारी भी दिखे हैं वहां पे। उस क्षेत्र के तमाम जो कर्मचारी हैं कहीं ना कहीं वो उनसे नाराज रहते हैं, उनके व्यवहार के कारण। अड़ियल रवैया जो प्रशासन के खिलाफ जो उनका होता है, जो दबंगाई के साथ वो बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं कर्मचारी वर्ग उनसे रुष्ट होता है। और यही कारण होगा कि कहीं ना कहीं जो परिवर्तन अगर दिखाई दिया तो कर्मचारी खेमा जो नाराज है उनसे, वो हो सकता है कि उनके खिलाफ जाए और कहीं ना कहीं विकी पटेल को उसका फायदा मिलेगा। बिल्कुल। और अगर हम बात करें 2013 के रिजल्ट की, तो 2013 में उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा था। 3 दशक तक जीत हासिल करना, 2013 में हार का सामना करना, अगर वैसा ही कुछ इस बार होता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी का ये जो मास्टर प्लान है वो फ्लॉप हो जाएगा। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि मास्टर प्लान जरूर खेलें, क्योंकि जीतने वाले घोड़े पर दांव जरूर भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है। लेकिन आपको बता दें कि अब वो वक्त आ गया जब यहाँ पे जो लोगों का रुझान है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से थोड़ा सा रुष्ट चढ़ रहा है। उस समय में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। तो देखना यहाँ है कि बीजेपी खुश होती है गुड्डा जायसवाल को लाने से, या गुड्डा जायसवाल जी का जो भविष्य है वो दांव में लगता है। ये भी एक बड़ी बात होगी यहाँ पे चुनाव में। बिल्कुल। और वो स्लोगन शायद श्याम आपको याद होगा, मुझे भी याद है, वो स्लोगन कुछ ऐसा था जिसका नाम शायद ही कोई भूल सकता है। वो स्लोगन था मेरा क्या कसूर। ये वो स्लोगन था जिसको लेकर ट्रैक्टर छाप से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। कहीं दोबारा ये ना हो जाए कि कहना पड़े कि मेरा क्या कसूर। हाँ, ये नहीं, वो ये सबसे अच्छी बात ये रहती है गुड्डा जायसवाल जी जो भी बात करनी होती है वो जनता को लेकर कर देते हैं कि जनता चाह रही है इसलिए मैं बीजेपी में आया, जनता चाह रही है इसलिए मैं निर्दलीय लड़ा। तो वो जनता के साथ की बात करते हैं कहीं ना कहीं, इसलिए भी शायद वो एक सफल राजनीति में यहाँ पे सफल दिखाई देते हैं, क्योंकि वो अपना निर्णय नहीं मानते, वो अपने निर्णय को भी जनता का निर्णय बताते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका फायदा उनको मिल जाता है। बिल्कुल। और अगर हम बात करें तो जिस तरीके से हमने बालाघाट की बात कर ली, वाराणसी की बात कर ली, हम बात करेंगे कटंगी की। कटंगी में क्या स्थिति नजर आ रही है? टिकट वितरण को लेकर अगर हम देखें तो वहां पर भी कुछ स्थिति डालमडोल नजर आ रही है, क्योंकि ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है जिनकी वर्तमान स्थिति जनता के बीच उतनी खास मजबूत नहीं है। पूरे बालाघाट जिले में कटंगी एकमात्र ऐसा विधानसभा क्षेत्र था जहां पे फेस क्लियर नहीं था कि ये उम्मीदवार हो तो इसकी जीत पक्की है। इसलिए शायद चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ने कटंगी से बाहर के जो प्रत्याशी हैं उनके वहां पे लाके चुनाव लड़ा रहे हैं। चाहे गौरव पारदी की बात करें या बोसिंह भाऊ की बात करें, तो कहीं ना कहीं दोनों को लाना पड़ा। दूसरी बात ये सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के खेमे से जो लोग हैं, जो चाहे केसर बिसेन की बात करें या जो उनके बैनर तले काम करते थे प्रशांत भाऊ, वो आज निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को वहां पे थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, और या तो फिर कांग्रेस के किसी बड़े लोगों को शायद वहां पे आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी ताकि वो उन लोगों को मना सकें। अगर कांग्रेस के 3 प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे तो आपको भी मालूम है परिणाम क्या होने वाले हैं। जी बिल्कुल। इस बार जो स्थिति हम बात करें, अगर पूरे मध्य प्रदेश के तौर पर अगर हम बात करें यहाँ पर शाम, तो हम देखेंगे कि कहीं पर भाई के खिलाफ भाई नजर आएगा, कहीं पर पुराने नेताओं को मौका दिया गया है, कहीं पर 20 ऐसे लोगों को मौका दिया गया है जो 2018 में हार का सामना कर चुके थे। मतलब ये जो राजनीति इस वक्त चल रही है बीजेपी की, ये कुछ गोलमोल नजर आ रही है। बहुत सही बोला। एक सीट ऐसी भी है बालाघाट जिले में जो किरनापुर लांजी की है। रमेश भटेरी जी जिला अध्यक्ष रह चुके हैं वो भारतीय जनता पार्टी से।
भूतपूर्व विधायक रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने 5 साल कड़ा संघर्ष किया है वहां की जनता के लिए, और निसंदेह वहां की जनता जो है उनको चाहती भी है। वो अभी जो जन आशीर्वाद उन्होंने एक यात्रा निकाली और एक सभा लिया, उसमें भारी संख्या में लगभग 35,000 के लोग मतदाता वहां पे क्षेत्र की जनता जो थी वो वहां पे खड़ी दिखाई दी, उनके साथ दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं ये जो है वो बीजेपी के लिए भी घातक हो सकता है, क्योंकि राजकुमार कर्राई जी को वहां से सीट मिली है और अभी भी वो जो रमेश भट्टेरे जी हैं जो नाराज दिखाई दे रहे हैं, अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी समय रहते नहीं मनाती तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका सीधा सीधा बोला जाए तो हार का सामना वहां से वाकवर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है हिना कांवरे को। बिल्कुल, अगर हम भविष्य की बात करते हैं तो पास्ट की बात करना बेहद जरूरी हो जाता है, तो इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। भाजपा ने 2003 में सड़क, बिजली, पानी और विकास के मुद्दे पर कांग्रेस की दिग्विजय सरकार को पराजित किया था। उन दिनों भाजपा तत्कालीन कांग्रेस सरकार में सत्ता विरोधी लहर का लाभ लेने में सफल रही थी, लेकिन इस बार जो है लहर जो है वो डिफरेंट नजर आएगी, क्योंकि हर तरफ का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा है। 2008-2013 में भी भाजपा ने विधानसभा चुनाव में एक तरफा जीत हासिल की थी। 2018 में जरूर भाजपा ने कांग्रेस की किसान कर्ज माफी के जाल में फंसाकर सत्ता गंवा दी थी, लेकिन इस बार जो है वो परिवर्तन देखा जा सकता है। इस बार कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस भी बीजेपी को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में निश्चित तौर पर चुनौती दोनों ही पार्टियों के लिए होगी। आपको क्या लगता है? बिल्कुल, क्योंकि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और कहीं ना कहीं जवाब जो है वो आम आदमी सत्ताधारी जो पार्टी होती है उससे पूछती है। जैसे कि पहले दिग्विजय सिंह से पूछी थी, अब शिवराज सिंह से पूछ रही है, क्योंकि जो घर घर नल जल की बात करते थे, जो सड़क की बात करते थे, जो बिजली की बात करते थे, आज कहीं ना कहीं आम आदमी उससे परेशान दिख रहा है। रोड के नाम पर रोड का निर्माण तो किया गया, लेकिन ऐसी रोड का निर्माण करते हैं जिसमें 2 साल में ही वो अपनी औकात दिखा देती है, पूरे गड्ढे पड़ जाते हैं। पुलिया जो वर्षों से बनते हैं लेकिन बन नहीं पाते हैं। नल जल योजना में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। शासकीय भर्ती की बात करें तो पटवारी एक बड़ा घोटाले के रूप में सामने आया है। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो चीजें होंगी वो भारतीय जनता पार्टी के लिए तकलीफ पैदा कर सकती है। जी बिल्कुल। 2020 में कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 22 विधायकों ने कमलनाथ सरकार गिराई तो भाजपा की सरकार बन गई, लेकिन कांग्रेस सरकार की बदहाली याद दिलाकर भाजपा आखिर कब तक राज कर पाएगी? जी, ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब भी अगर कोई जनता उनसे या विपक्ष उनसे सवाल करता है वो सीधे कांग्रेस पर बात करते हैं। अब क्योंकि 18.5 साल हो चुका है सत्ता पर, अब उनको अपनी उपलब्धि बताना पड़ेगा, क्योंकि अब ये वो वक्त आ गया है जब आप कांग्रेस का नाम लेकर नहीं बच सकते। क्योंकि कांग्रेस का नाम लेकर अगर बचना है तो आप 5 साल, ठीक है कि 5 साल आप बोल सकते हैं, लेकिन अब 18.5 साल हो चुके हैं आपको सत्ता में रहते हुए। अब जवाब आपको जनता को देना पड़ेगा। अब कांग्रेस की बात कर आप जनता से नहीं बच सकते, और यही कारण है कि आज जो चुनाव हो रहा है इसमें एक जो कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही है। बिल्कुल। तो ऐसा पूरी जानकारी के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बालाघाट से ब्यूरो चीफ श्याम सूर्यवंशी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से राजनीतिक गलियारों में हलचल जो है वो देखी जा रही है जब से 5वीं लिस्ट जारी की गई है। भाजपा एक बार फिर चुनाव मैदान में है, उसे भी सत्ता विरोधी रुझान का सामना जरूर करना पड़ेगा, और ऐसे में भाजपा ने इसे तोड़ के लिए कांग्रेस सरकार की बदहाली की याद जनता को दिलाना शुरू भी कर दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस दिग्विजय के कार्यकाल में मिस्टर बंटाधार के रूप में पेश करती थी और जनता को बताती थी कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को न सिर्फ बीमारू बनाया बल्कि विकास में कई दशक पीछे ढकेल दिया। इसके साथ कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को भी भाजपा चुनावी मुद्दा बनाएगी। भाजपा कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार से आम जनता को अवगत कराएगी, ये भी समझाएगी कि कांग्रेस सरकार आएगी तो मध्य प्रदेश में फिर भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच जाएगा। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर इस बार फिर से भाजपा जो है वो चुनाव लड़ती दिखाई देगी, लेकिन इस बार लहर किस ओर होगी ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत 360 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।